तो हम आज इस वीडियो में एनसीईआरटी का जो किताब है, सेकंड बुक जो है, उसको पढ़ेंगे। उसका पूरा सीरीज पढ़ेंगे एक-एक करके, जिसमें पहला टॉपिक है संविधान क्यों और कैसे। इन सब चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एनसीईआरटी ही क्यों पढ़ना है? जबकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अच्छे-अच्छे राइटर के हैं, लेकिन बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी ही क्यों पढ़ना है? तो इसमें कुछ खास बात आपको देखने को मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी में एक स्वतंत्र विचार देखने को मिलता है। इस पर किसी पार्टी, किसी सरकार, किसी खास धर्म या जाति का गुणगान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अन्य बुकों में यह देखा गया है कि वे खास विचारधारा को भी प्रमोट करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी आपको मौका देता है उसे अपने नज़रिया से देखने के लिए। और यही आपका स्वतंत्र नज़रिया आपको एक थिंकर बनाता है। ऐसा माना जाता है कि राजनीति अर्थव्यवस्था की जननी है। जिसके कब्जे में राजनीति रहेगा, उसके कब्जे में अर्थव्यवस्था रहेगा। तभी व्यापारी वर्ग राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, ताकि नियम कानून अपने फ़ायदे के अनुसार बनवाए जाएँ। ये सब चीज़ आपको सुनने को मिलता होगा पार्टी फंड के रूप में। तो आज के इस चैप्टर की शुरुआत भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतक चाणक्य के स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे। उनका मानना था कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि आप पर अयोग्य व्यक्ति शासन करने लगता है। जिस तरह समाज एक जिंदा इकाई है, उसी तरह संविधान भी एक जिंदा इकाई है। इसमें समय-समय पर समाज के ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलते रहता है। तो हम एनसीईआरटी के इस सीरीज में कुल 10 चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तथा उसका आज के जीवन में क्या प्रासंगिकता है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इस सीरीज में जो पहला चैप्टर है, वो संविधान क्यों और कैसे है। दूसरा, भारतीय संविधान में क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं। तीसरा है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चौथा कार्यपालिका है। पाँचवां विधायिका है। छठा न्यायपालिका है। सातवां संघवाद है। आठवां चैप्टर आपका स्थानीय शासन है और अंतिम चैप्टर है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इन्हीं चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधा पहला चैप्टर पर हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर आपको परिचय कराते हुए बताती है कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी जितने हैं संस्थाएं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। जब आप आधुनिक संविधान की बात करते हैं तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि आधुनिक संविधान से पहले हमारा समाज कैसे चलता था, कैसे काम करता था। तो कोई भी समाज बिना एक निश्चित नियम कानून, लिखित या मौखिक न हो, तब तक यह अच्छे तरह से नहीं काम कर सकता है। आधुनिक संविधान से पहले भारत में स्मृतियां संविधान की भूमिका निभाती थी। जैसे आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा, जो काफी विवादों में आजकल रहता है, तथा कुछ वेद या धार्मिक किताबें भी इस नियम कानून के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे वेद में समुद्र देवता को ऋत कहा गया है। ऋत का मतलब है नियम को मानने वाले। जिस तरह जल का स्वभाव है हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना, लेकिन समुद्र किनारे से वापस लौट जाता है। यही वह सांसारिक नियम है जिसे वे बंधे हैं। अगर वे इस नियम को तोड़ते हैं तो पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उसी तरह अगर हमारे समाज में नियम कानून ना हो तो हमारा समाज भी अव्यवस्थित हो जाएगा। तो पूर्व आधुनिक युग में धार्मिक किताब ही संविधान की भूमिका निभाती थी। आधुनिक संविधान की शुरुआत लगभग 1215 एडी से मिलता है। इसमें इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज सामंतों को एक अधिकार पत्र सौंपते हैं। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया था, जबकि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें आर्टिकल 12 से
35 तक दिया गया है। यह अधिकार जनता को मिला है सरकार के विरुद्ध, जिसमें 14 से 18 तक समता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता एवं उपासना का अधिकार है, 29-30 अल्पसंख्यक वर्ग को मिला है, जिसमें वे अपने शिक्षा रीति रिवाज का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो हमने अब तक जाना कि आखिर एनसीईआरटी ही क्यों पढ़ना है, उसके बाद इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, संविधान की हमें जरूरत क्यों है, उसे अभी पढ़ेंगे। और हमने जाना कि आधुनिक युग से पहले हमारे नियम कानून के लिए क्या उपयोग होता था, कौन सी किताबें, कैसे हमारा समाज चलता था, सुव्यवस्थित था। फिर आधुनिक संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, और अब हम एनसीईआरटी के जो मेन पॉइंट है उसको समझेंगे। इसमें हमें संविधान की आवश्यकता क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है। तो संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर अनेकों विविधताएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अनेकों भाषा एवं उपभाषाएं हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग व्यवसाय हैं। अब अगर इनमें विवाद होता है तो किसका बात माना जाए? इस स्थिति में एक नियम कानून की आवश्यकता पड़ता है जो सर्वसम्मति से बना हो या अधिकांश की सहमति से बना हो, यदि आप विविधता में एकता बनाए रखना चाहते हैं। तो यहीं पर जन्म होता है संविधान का, जिसमें बुनियादी नियम उपलब्ध कराए गए हैं जिससे समाज के सदस्यों में समन्वय एवं विश्वास बना रहे। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। इसकी व्यवस्था संविधान करता है कि जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह इस नियम पर पूर्णतः खरी उतरेगा वही नियम को बनाएगा। यहाँ से संसद जैसा कुछ विचार देखने को मिलता है, जिसे सोवियत संघ में संविधान के नियम बनाने का अधिकार एक पार्टी को है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली जो देश हैं वहाँ पर नियम जनता बनाती है, वे अपने प्रतिनिधि को चुन के उसके माध्यम से अपना नियम बनाते। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी, इसका मतलब यह है कि कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो भी नियम के जैसा ही काम करते हैं। अगर आपको ये समझना है कि संविधान में आर्टिकल, कानून, नियम और विनियम का क्या संबंध है, तो इसके लिए आप यहाँ पर 4 गोला कर सकते हैं और उसके द्वारा इसे समझ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट वाले गोला को संविधान मानते हैं तो उसके अंतर्गत कानून आएगा, फिर उसके अंतर्गत उसके अंदर में नियम आएगा और उसके अंदर में विनियम आएगा। जैसे संविधान का आर्टिकल 17 है, उसके तहत एक कानून बनाया गया एट्रोसिटी एक्ट, और उस कानून को लागू करवाया गया नियम और विनियम के तहत। तो कोई भी अगर कानून बनता है तो उसका आधार जरूर संविधान से ही लिया गया होगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, डीपीएसपी हो सकता है, या फिर कोई भी संविधान को ही रेफरेंस मान करके और नियम कानून को बनाया जाता है और उसे लागू करवाया जाता है। तो संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्णय लेगा। मान लो संविधान तो बन गए, सरकार संसद बन गई, अब मान लो उसको संवैधानिक अधिकार मिल गए कि वह कानून बनाएगी, लेकिन वह कानून किस हद तक बनाएगी, कैसा कानून बनाएगी, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो इसके लिए लोगों के पास क्या उपाय है।
जिसे सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दे, किसी खास धर्म को बिना वजह के सपोर्ट करना प्रारंभ कर दे, सरकार लोगों को मनमाने तरीके से गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दे, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसी से बचने के लिए संविधान बनाया गया, जिसे उन्हें सीमित सरकार कहा जाता है। अर्थात उनका अधिकार एक संविधान के दायरे में सीमित होगा कि वो किस हद तक कानून को बना सकते हैं, जिससे लोगों का केवल उसमें कल्याण होना चाहिए। संविधान में नियम बनाने का यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि लोगों के अधिकार को छीना जाए, उनके अधिकार को सीमित किया जाए, कम से कम किया जाए, बल्कि ये लक्ष्य होना चाहिए कि समाज के लोगों का मैक्सिमम जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो कैसे हो। अब हम समाज की संविधान से आकांक्षाएँ क्या हैं और संविधान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके लिए अब हम यार आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आपको लगता है कि मैंने घंटों मेहनत करके आपके काम के लिए कुछ वीडियो बनाया है, तो आप इसे 1 सेकंड देंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे लिए नहीं बल्कि यूट्यूब को बताएँगे कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये आपके काम के लिए है, और नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब के लाखों वीडियो में कहीं गुम हो जाएगा।